अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद साद। आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ नाउन। गाइस, केसेस ऑफ नाउन का पार्ट 1 जिसमें मैंने नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस को कवर किया था। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द केस शोज़ द रिलेशन ऑफ अ नाउन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस और केस इज़ द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। केस का काम ये होता है कि किसी भी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, ये केस आइडेंटिफाई करता है। यानी गाइस, सपोज़ अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें जितने भी नाउन है या प्रोनाउन है, तो हमें ये केस आइडेंटिफाई करता है कि इस नाउन का या प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो ये हमें केस बताता है। सो कम टू आवर मेन टॉपिक। Dative case of a noun. When a noun is used as an indirect object in a sentence is said to be dative case. Guys, जब noun या pronoun sentence में indirect object की जगह used हो जाए तो हम उसे dative case कहेंगे। Example की मदद से जानते हैं। Ali gave सलमान a pen. देखिए यहाँ पे dative case used हुआ है। सलमान जो है ये एक dative case है, ठीक है गाइस। और ये पेन जो आपको नज़र आ रही है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन गाइस, हमें ये कैसे पता लगा कि सलमान जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आसानी से जान जाएंगे कि सेंटेंस में आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज्ड हुआ है या नहीं। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, जैसे कि हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेंस देता है। एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं, ठीक है। अगर हम सलमान को यूज़ ना करो, हम कहें कि अली गेव अ पेन, तो ये जो है हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है और हमें जो है कंप्लीट आइडिया दे रहा है। पहली बात ये हो गई कि डेटिव केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। दूसरी बात जिससे आप डेटिव केस को फाइंड आउट कर सकते हैं वो ये है कि इट विल बी नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा वर्ब के फ़ौरन बाद आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले एग्जांपल देख लें, अली गेव सलमान अ पेन। तो यहाँ पे हमने दूसरे रूल में ये पढ़ा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फ़ौरन ही वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास गेव जो है ये वर्ब है, तो इसके बाद जो है हमारे पास सलमान आया, यानी ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप देखें बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पेन है। अभी बात ये है गाइस कि इतना तो हमें पता लग गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम 2 तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर वर्ब आता है। हमें तो इतना पता लग गया, लेकिन अभी हमने ये फाइंड आउट करना है ये वर्ड जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो हमारे पास जो है इंग्लिश में 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं जो कि लिविंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी नॉन लिविंग से मुराद लाइफलेस चीज़ें, यानी नॉन लिविंग में हमारे पास जो है टेबल आता है, मोबाइल फ़ोन आता है, हमारे पास चेयर आता है। तो ये चीज़ें जो है ये नॉन लिविंग है, और लिविंग में जो है वो हमारे पास ह्यूमन बीन आता है। गाइस, हमारा मेन कंसर्न जो है वो हमने सेंटेंस में फ़ाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हम लिविंग बीन के लिए यूज़ करते हैं जो कि ज़िंदा चीज़ें हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हम नॉन लिविंग यानी लाइफलेस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आई परचेस्ड उस्मान अ बाल। ठीक है गाइस, अभी देखें यहाँ पे परचेज जो है ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद यहाँ पे उस्मान जो आया ये लिविंग है, यानी ये एक ह्यूमन बीइंग का नाम है। तो हमें इससे पता लग रहा है उस्मान से कि ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जो है नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे देखिए बाल जो है ये नॉन लिविंग है, ये लाइफलेस है। तो हमें अभी पता चल गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। गाइस, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई परचेस्ड अ बाल फॉर उस्मान, ठीक है। लेकिन हमने डेटिव केस में सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सा है,
और हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। शी मेड तलहा अ न्यू ड्रेस, और हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर तलहा। गाइस यहाँ पे देखें, डेटिव केस में आप सिर्फ 3 बातों का ध्यान करें। पहली बात कि डेटिव केस में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा तो वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होगा। जैसे कि शी मेड तलहा अ न्यू ड्रेस, ये आपको सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। दूसरी बात, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब आता है और बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए शी मेड, अभी मेड जो है हमारे पास वर्ब है यानी एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के बाद जो है तलहा आया है, तो यहाँ पे तलहा जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किससे पहले आया है, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ड्रेस है। ठीक है गाइस, शी मेड तलहा अ न्यू ड्रेस, तो यहाँ पे देखें तलहा जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और न्यू ड्रेस यानी ड्रेस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है गाइस हमेशा एंड में आएगा। अगर हम इस सेंटेंस में फाइंड आउट करें कि हमारे पास नॉमिनेटिव केस कौन सा है, तो शी जो है ये हमारे पास नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस इसलिए है कि ये सेंटेंस के शुरू में आया है, और ड्रेस जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये एंड पे आया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटिव केस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। लेकिन गाइस हमारे पास नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हमारे पास और भी फंक्शन करते हैं। सो कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डेटिव केस। नोट, टू फाइंड द डेटिव केस पुट वूम और व्हाट बिफोर द वर्ब। हमें ये पता करना हो कि किसी भी सेंटेंस में डेटिव केस है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं। हम वर्ब से पहले क्वेश्चन करते हैं कि वूम या व्हाट। तो जब हमें आंसर मिलता है तो वो आंसर जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि वूम डिड ही गेव अ बुक, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वूम डिड ही गेव अ बुक, तो मुझे आंसर मिल रहा है कि ही गेव अ राहुल अ बुक। तो यहाँ पे देखिए राहुल जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर रहे हैं। आप कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट करें, आप ऐसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब आया है, तो आप जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वोकेटिव केस ऑफ नाउन। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग और कॉलिंग बाय अ नेम इन अ सेंटेंस इज सेड टू बी vocative case. When somebody is being spoken to directly, her name must be separated from the rest of the sentence with a comma or commas. वोकेटिव केस को आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस, वोकेटिव केस से मुराद जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को एड्रेस करते हैं या बुलाते हैं तो हम उनको उनके नेम से पुकारते हैं। तो नेम से पुकारना हमारे पास वोकेटिव केस है। लेकिन एक बात का ध्यान करें कि जब भी आप किसी भी बंदे को पुकारेंगे तो आपने उस नेम को सेपरेट कर लेना है बाकी सेंटेंस से कॉमा की मदद से। जैसे कि सलमान कम हेयर। देखें, हम जो है जब स्पीकिंग करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन अगर हम जब लिखेंगे तो हमने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि यहाँ पे जो है हमने कामा डालना है, जिससे जो होगा वोकेटिव केस शो होगा। जब भी आप वोकेटिव केस यूज़ करेंगे या आप किसी का भी नेम लिखेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका नेम जो है वो कामा की मदद से सेपरेट कर ले रेस्ट ऑफ सेंटेंस से। तो इस आखिरी एग्जांपल से समझते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे अली। देखिए यहाँ पे अली का नाम एंड पे आया है, तो हमने क्या किया, हमने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है हमने सेपरेट कर दिए कॉमे की मदद से। तो गाइस, वोकेटिव केस में हमने ये सीखा कि जब भी आप किसी भी बंदे को बुलाएंगे तो आपने उसका नाम जो है कॉमे की मदद से सेपरेट कर लेना है, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। और ये जो है ये वोकेटिव केस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा और हम जो है आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।